बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद रियाज़ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं रियाज़ बज़ में खुश आमदीद। आज ज़रा थोड़ा सा पता नहीं क्या मामला बना कि आज वीडियो पहले शूट की, मोबाइल में सेव भी हुई, लेकिन जब अपलोड करने लगा तो अचानक स्किप हो गई, पता नहीं क्या। हालांकि मैंने डिलीट भी नहीं की, लेकिन फिर बाअमर मजबूरी दोबारा मैंने कहा चूँकि लेक्चर तैयार है तो चलें दोबारा थोड़ा सा 15-20 मिनट ही दोबारा लगा लेते हैं। तो अगर जी आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और इसे शेयर भी कर दिया करें और अपने दोस्तों को भी इस बाबत जो है वो उन्हें शेयर करके सेंड कर दिया करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज जी जैसा कि आपके सामने नज़र आ रहा है आपको, इंटरव्यू लेक्चर सीरीज़ मुस्तनसर हुसैन तारड़ के इससे पहले 4 हम नावल कर चुके हैं। बहाओ, ए गज़ाल शब, कुर्बत मर्ग में मोहब्बत, कलाए जंगी। आज उनका 5वां नावल है डाकिया और जुलाहा, और अगर देखा जाए तो 21वीं सदी में ये उनके शाये होने वाला 3रा नावल है। ये 2005 ईस्वी में संगे मील पब्लिकेशन लाहौर से शाये हुआ। कुल सफ़ात इसके 304 हैं जी। और इस सफ़े का आगाज़ जो है वो मोहम्मद सलीमुर रहमान के एक शेर से होता है कि एक वीराने में ख़त मेरे नाम, जिस पे लिखा था फ़कत तेरा नाम। इससे अगले सफ़े पर जो है उनका एक बड़ा मशहूर व मारूफ सफ़रनामा है केटू कहानी। उसका 1.5 सफ़े का जो है वो इक़्तबास दर्ज है, जिसका मौज़ू उन्होंने एक इत्तफ़ाक़न पेश आने वाले वाक़े को बनाया है। मुसन्निफ़ जो है वो एक पहाड़ों के सफ़र पे होते हैं कि वहाँ पे इनकी मुलाकात जो है वो एक डाकिये से हो जाती है, और ये डाकिये से पूछते हैं कि क्या आपके पास मेरे नाम का भी कोई ख़त है। वो अपने चर्मी थैले को टटोलता है, तलाश करता है और नाम पूछता है कि आपका नाम क्या है। जब मुसन्निफ़ अपना नाम बता देता है तो वो कहता है कि इस नाम का मेरे पास कोई ख़त नहीं है। ये कहकर डाकिया मोहम्मद अली जो है वो वहाँ से चला जाता है, और ये जो है वहाँ पे ख़ुद ही सोचता है कि इस अनजान सफ़र में मेरे नाम का भला क्यों कर कोई ख़त हो सकता है। तो इस नावल में डाकिया और जुलाहा में बुनियादी तौर पे वही सरोकार जो कि कुर्बत मर्ग में डॉक्टर मुमताज़ अहमद ख़ान भी कहते हैं अपनी किताब उर्दू नावल के चंदा हम ज़ाविये में, कि इस नावल के अंदर जो है वो उन्हीं सरोकारों को, कुर्बत मर्ग वाले मोहब्बत के सरोकारों को आगे बढ़ाया गया है। कुर्बत मर्ग में मोहब्बत भी जो है वो इजहार मोहब्बत अधेड़ उम्र ख़वातीन की तरफ से होता है, और इस नावल में कुर्बत मर्ग में मोहब्बत में 3 निस्वानी किरदार होते हैं जो इजहार मोहब्बत करती हैं, लेकिन इस नावल में सिर्फ़ एक जो है वो निस्वानी किरदार है। आप कह सकते हैं कि वो नावल की हीरोइन भी है, नतालिया उसका नाम है, जो एक नजीब उल तरफ़ैन सैयद ज़ादी है। तो नजीब उल तरफ़ैन कहते हैं जिसका बाप भी सैयद हो और माँ भी सैयद हो, उसे कहते हैं नजीब उल तरफ़ैन सैयद। तो इसमें भी जो है वो बुनियादी तौर पे उसी एक मौजू को, यहाँ भी ये नतालिया जो है वो अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा जो है वो उम्र के एक मुसन्निफ़ होता है जिसकी अफ़सानवी शोहरत होती है, और उसका नाम होता है रूदीन। तो वो उससे अपने तौर पे यकतरफ़ा जो है वो मोहब्बत कर बैठती है, लेकिन वो बुनियादी तौर पे आस्ताना रूमी के बाबा जी की क्योंकि बड़ी लाडली होती है, तो आस्ताना रूमी के वो जो बाबा जी हैं वो दरअसल उनके दादाजी हैं, और ये 2 बहन भाई होते हैं। एक का नाम जो है वो नतालिया, इसके भाई का नाम सवान होता है। तो नावल के आगाज़ के अंदर डाकिये और जुलाहे को उन्होंने एक फ़लसफ़ाना और अलामत के पैराए के अंदर जो है वो बयान किया है। और मैं शुरू में आपको बता दूं कि इस नावल के अंदर जो डाकिया और जुलाहा है, रानी आकाश भी अपने एक मज़मून के अंदर लिखती हैं कि ये डाकिया और जुलाहा जो हैं ये बुनियादी तौर पे जबर के नुमाइंदे के तौर पे तारड़ ने पेश किए हैं। और अगर एक तरह से देखा जाए तो तुर्की में सयाहों की बस को जो है वो एक वाक़या पेश आता है, हादसा आता है जिसमें उनकी कीमती जानों का जो है नुकसान हो जाता है। इसके बाद एक शिकारी का अपनी बेटी को पीटना कि वो जो है वो किसी के इश्क में मुब्तला होकर इश्क के हाथी के पाँव तले रौंदी जा चुकी है। यानी कि वो किसी से इश्क कर बैठती है और शिकारी उसे बाज रखने के लिए जो है वो उसे बड़ा मारता पीटता है। तो बराह रास्त आप कह लें कि बिल वास्ता या बिला वास्ता इन तमाम ये जो शुरू में आगाज़ में वाक़यात इसने एक फ़लसफ़ाना अंदाज़ के अंदर बयान की, इन सब का जो है वो नाता कहीं ना कहीं पे इस कहानी का सिरा जो है इससे मिल जाता है आके डाकिये से। तो डाकिया एक तरह से तारड़ ने आगाज़ में ही कहा कि डाकिये के पास हर एक के नाम का एक मखसूस ख़त है जो उसने हर लिहाज में, हर सूरत में हर बंदे तक पहुँचाना है।
और हर बंदे ने इस ख़त को वो लेने का पाबंद है। अगर इस पैराए में देखा जाए तो अजल का फरिश्ता भी मालूम होता है डाकिए के रूप में। तो बहरहाल इसके बाद एक स्पार्ट अंदाज के अंदर जो है वो कहानी चलती है। नतालिया जो है वो बताती है कि मैं अभी 10वीं जमात में थी कि मुझे जो है वो मिशनरी एक स्कूल के अंदर भेज दिया गया, जहाँ पे जो है वो ईसाई लड़कियों को उन्होंने देखा कि वो नन थी। वो बड़ी मुतासिर थी और वो कहती थी कि काश मैं एक नन बन जाऊं। लेकिन जब उसे पता चलता है कि हमारे मज़हब के अंदर ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है, तो फिर उसके दिल के अंदर ख्वाहिश होती है। तारड़ को रूदीन को, जो नावल का हीरो है, जब मकबरा जहांगीर पर मुलाकात होती तो वहाँ ये सारी बातें रूदीन को बताती है। उसके बाद कहती है कि मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं एक बहुत सरगर्म अमल, हर वक्त मसरूफ़ रहने वाली सहाफ़ी बन जाऊँ, लेकिन मैं वो भी ना बन सकी। उसके बाद वो कहती है कि मेरी एक तीसरी ख्वाहिश थी कि मैं एक अच्छी शायरा बनूं और मुख्तलिफ़ जो होने वाले हैं मुशायरे, उनको उनके अंदर शिरकत करूं और अपना कलाम दूसरों को सुनाऊं, ताकि मेरी एक जो है बतौर शायर या किसी न किसी हवाले से जो मेरी शोहरत है वो मुलगीर शोहरत मेरी होनी चाहिए। लेकिन वो कहती है कि ये सब कुछ मुमकिन ना हो सका। तो कहानी का आगाज़ जो है, ये आगाज़ में अपने दादा यानी कि जिसे बाबा जी कहते हैं, जो आस्ताना रूमी पे गद्दी नशीन होता है उस वक्त, सोमो सलात का ये बंदा पाबंद होता है। लेकिन इनकी नस्ल में, यानी कि ये जो गद्दी पे बैठते हैं, नस्ल दर नस्ल ये सिलसिला चलता है गद्दी नशीन का। इनकी नस्ल के अंदर एक पीर मिठा होता है कि जिसकी शक्ल जो पीर मिठा होता है, और उसके कहते हैं कि ये ख्वाब के अंदर उसे एक इल्हाम हुआ कि आप जो है वो अगर मिठाई का वो बड़ा शौकीन, तो उसका नाम पीर मिठा था और मिठाई का बड़ा शौकीन था। वो अपने हर एक आने वाले मुरीद से जो है वो मिठाई का तकाजा करता था। कहते हैं जी उसे इल्हाम हुआ था कि अगर शराब की एक बोतल पीने के बाद थोड़ी सी मिठाई खा ली जाए तो शराब की 2 बोतलों के बराबर उसका नशा जो है वो चढ़ जाता है। तो यहाँ पे इस नावल में बुनियादी तौर पर तारड़ ने जो हमारे मुआशरे के ये कुछ है, ये गद्दी नशीन सिस्टम, जो असल जो पीर और औलिया हैं वो तो हमारे सर का ताज है, इसमें शक नहीं, लेकिन कुछ जाली आमिल और पीर और बाबे मन घड़त बने हुए हैं, अपने आप को उन्होंने पीर बनाया हुआ है, हालांकि ऐसी उनके अंदर कोई बात नहीं होती। और तारड़ ने हमारे मुआशरे में पाई जाने वाली ज़ईफ़ुल एतकादी को भी मौजू बनाया है। जब ये नतालिया चूँकि सैयदादी होती है, ये सर्दियों के एक दिन में जो है वो धूप में अपनी जो है वो सेंकने के लिए इसकी आंख लग जाती है कि ज़ुहरा मुसल्लन आती है और इसके पाँव और हाथों को चूम कर कहती है कि सैयदज़ादी मेरे लिए जो है दुआ करें, मेरा खसम जो है वो एक नाइन यानी कि नाई की बेटी या उसकी बीवी होगी, उसे लेकर भाग गया है। तो ये कहती है ज़ोहरा मैं उसे कैसे ला सकती हूँ तुम्हारे खामद को? तो ये उसे कहती है कि सैयदज़ादी आले नबी औलादे अली हैं, आप दुआ करें और वो औतरा वापस ना आए। तो तारड़ ने इसके लिए कुछ पंजाबी के लफ्ज़ भी ये इस्तेमाल कर लेता है, औतरा का। इस नावल के अंदर कहीं कहीं चंद एक अल्फाज हमें अंग्रेज़ी ज़ुबान के भी मिलते हैं। तो ये 2 बहन भाई होते हैं, एक नतालिया होती है, दूसरा इसका भाई जो है वो सवान होता है, जो कॉलेज में किसी प्रोफेसर के जो है वो लेक्चर सुनकर इश्तराकियत से बड़ा मुतासिर हो जाता है और एक सुर्ख सवेरे के इनकलाब का मुतलाशी बन जाता है और इस इनकलाब को लाने के लिए रूस रवाना हो जाता है और वहाँ से जाकर ये नतालिया को भी रूसी लिटरेचर के तराजुम करके भेजता है। तो ये भी एक इनकलाबी ख्यालात की हामिल हो जाती है। तो दोनों का खतूत के ज़रिए आपस में तबादला ख्याल भी होता है और कहते हैं कि हम इस मुआशरे की ये जो सरमाया दराना निज़ाम है, इसे हम इसकी बसात लपेट देंगे। और इसका भाई बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन बाद में यही इसका भाई जो है वो नावल के मंजरनामे से एक दफ़ा गायब हो जाता है और दूसरी तरफ जो है वो नतालिया भी जो बड़े बड़े ख्वाब लेकर पैदा होती है। तो यहाँ पे वो जबर का शिकार हो जाती, जो हमारा एक मशरकी मुआशरे का है। इसके दादा यानी कि इसके बाबा जो वो आस्ताना रूमी के गद्दी नशीन होते हैं, वो इसकी शादी नासिर से कर देते हैं, यहाँ नासिर बुखारी से। ये बुनियादी तौर पे नासिर बुखारी एक मोटर मैकेनिक होता है, लेकिन पीर साहब को आगे बताता है कि मैं जो है वो बरतानिया के अंदर जो है वो जॉर्डन कंपनी में चीफ इंजीनियर हूँ, या इस तरह बहुत बड़ा ओहदा अपना बताता है। तो यहाँ भी तारड़ ने जो है वो इन पीरों पे थोड़ी सी तनकीद की है। वो कहते हैं कि यूँ तो वो बड़े इल्हामी और पहुँची हुई शख्सियत थे, लेकिन जो है वो ये ना उन्हें पता चल सका कि ये बंदा मुझसे, उनकी रूहानियत इस बात का अंदाज़ा ना लगा सकी कि ये मोटर मैकेनिक है या वाकई इंजीनियर
है। तो कहीं कहीं बहुत ज़्यादा जो है वो तंज भी की है तारड़ ने इस मौजू पे। ये जो हमारी ज़ईफ़ुल एतक़ादी है या इसके अलावा ये जो रूहानी अपने आप को हस्तियाँ ये ज़ाहिर करते हैं और उस तरह की खसूसियत इनमें होती कोई भी नहीं है। तो आगे चलकर इसकी शादी जो नासिर बुखारी से हो जाती है तो पहले वो इसे लेकर उर्दन चला जाता है। शब अरूसी की रात जो है वो एक बड़ा वाक़या आ जाता है कि इसे स्कूल दौर में इसकी कोई ईसाई क्रिश्चियन दोस्त इसे सलीब का तोहफ़ा देती है, जो ये पहन लेती, इसे पता ही नहीं होता कि इसका क्या है। लेकिन शब अरूसी की रात इसका खामद जब वो सलीब को देख लेता है तो बड़ी बदमज़गी सी पैदा हो जाती है। लेकिन बाद में ये उसे कायल कर लेती है कि इसकी हैसियत एक सहेली के दिए हुए तोहफ़े से ज़्यादा हरगिज़ नहीं है। इसके बतन से 2 बच्चे होते हैं। एक का नाम जो है, बड़ी बेटी होती है उसका नाम ज़ैनब होता है, और छोटा बेटा होता है उसका नाम जो है वो दारुशकू ये रखती है। ज़ैनब जो है वो अमेरिका के ही एक शहर में, पहले ये उर्दन जाता है नासिर बुखारी से लेकर, बाद में अमेरिका सेटल हो जाता है आरलैंडो शहर के अंदर। और वहाँ के गोरे और काले जितने भी होते हैं, इसकी बेटी वो जो ज़ैनब है वो बंगालनों की तरह के उसके बाल होते हैं, तो वो बिखराए हर वक्त फिरती रहती है नीम उरियाँ सा लिबास पहनकर। और आरलैंडो शहर में रहने वाले जितने भी उम्र ढले जवान बूढ़े जितने भी हैं ना, वो सभी इसके आशिक होते हैं और ये उन सब को मायूस करना गुनाह समझती है। यानी कि यहाँ दबे लफ्ज़ों के अंदर तारड़ ने एक मादर पिदर आज़ाद मुआशरे के अंदर औलादों का बिगड़ जाना उसकी तरफ इशारा किया है। जबकि इसका छोटा भाई जो दारुशकू है वो बजाय अपने ये बहन के आशिकों से बदला लेने के या सीख पा होने के, बल्कि वो डींगे मारता फिरता है शराब और अल्कोहल के नशे में और मनशियात के नशे में धोतो कड़ ये डींगे मारता फिरता है कि माई सिस्टर ज़ेब इज़ अ हॉट गर्ल एंड होल टाउन इज़ क्रेज़ी अबाउट हर। यानी कि ये तारड़ ने अंग्रेज़ी के भी चंद एक फ़िक्रात जो है वो इसमें लिखे हैं। और वो हम जिन्स परस्त तंजीम का एक जो है वो सरगर्म रुकन बन जाता है और बाद में एक सिख लड़के से जो है वो शादी कर लेता है। यानी कि हम जिन्स परस्त, एक ही जिन्स के लोग आपस में शादी कर लेते हैं, इसे हम जिन्स परस्ती कहते हैं। तो यहाँ बताया गया कि इन मादर पिदर आज़ाद मुआशरों के अंदर जो है वो कैसे वालिदैन जो है वो उनका अख्तियार जो है वो नहीं रह जाता और मादियत की संधी दौड़ के अंदर वो तरबियत करना तो दूर की बात, अपनी औलाद के लिए उनके पास वक्त ही नहीं बचता है। आगे जी उसके बाद रानी आकाश इस नावल पर लिखती हैं कि ताहम अपने थीम के हवाले से ये इसलिए मुनफरिद ठहरता है कि इसमें डाकिए और जुलाहे को बाकायदा नज़रिया जबर का नुमाइंदा बनाकर पेश किया गया है। और अगर इसके किरदारों की बात की जाए तो डाकिए का नाम मोहम्मद अली है, रोदीन इस नावल का हीरो है, और उसके बाद नतालिया सैयदज़ादी है जो नावल की हीरोइन भी है, सवान इसका भाई है जो इश्तराकी ख्यालात के ताबे आ जाता है, और नतालिया का बाबा दरअसल इसका वो दादा रिश्ते में लगता है और गद्दी नशीन होता है आस्ताना रूमी का। उसके बाद नतालिया के शोहर का नाम नासिर बुखारी है। नतालिया की एक बेटी होती है, एक बेटा, बेटी का नाम ज़ैनब, बेटे का नाम दारुशकू, और पीर मिठा इनका जद्दे अमजद होता है इनकी नस्ल से। अच्छा, सवान का ज़रा थोड़ा सा मैं मिस कर गया। सवान जब इसकी शादी हो जाती है, सवान उस वक्त जो है वो रूस में होता है, तो वहाँ से जब वापस पलटा था तो एक निकम्मा किस्म का तालिब इल्म होता है, कोई डिग्री नहीं इसे मिलती और उसी तरह ये वापस आ जाती, इसे ज़िंदगी में अंधेरा नज़र आता है और कहता है कि अगर अब मैं क्या करूँगा। तो इसे जब पता चलता है कि इसके दादाजी बड़े बीमार हैं तो इसकी नज़र वो गद्दी पे चली जाती है कि ये अब मैं गद्दी संभाल लेता हूँ, यहाँ से जो है वो दाल रोटी भी अच्छी खासी चलती रहेगी और सारी उम्र ना कुछ करना पड़ेगा और इस तरह हराम की तोड़ता रहूँगा। तो ये भी वो दाढ़ी रख लेता है और बड़े बड़े लंबे बाल रख लेता है। और यहाँ पे तारड़ ने एक और बात का जो है वो इशारा दिया है कि सवान अपने जद्दे अमजद वो जो पीर मिठा इनमें गुजरा होता है शराब का आदि, तो सवान शुरू में इसका दादा जो है वो कहता है कि ये मुझे पीर मिठे पर इसकी यादात कुछ लगती हैं, लेकिन इब्तदाई तौर में तो ये पढ़ा लिखा होता है और ये इस निज़ाम के ख़िलाफ़ बड़ी बड़ी बातें और करता है, लेकिन बाद में ये इसी का आदी बन जाता है। और यहाँ पे तारड़ ने एक और इनका मशहूर मारूफ फ़लसफ़ा भी है जड़ों की तलाश, कि इंसान जो है वो अपनी सरिश्त या फितरत या कभी ना कभी अपनी असल फितरत पे वापस लौट आता है। बिल्कुल इसी तरह उन्होंने खसो खाशाक ज़माने के अंदर शुबहत है जिसका ताल्लुक सांसी की पोती होती है। सांसी एक ऐसे कबीला होता है जो मुर्दार खोर, मुर्दार जानवरों का भी गोश्त खा जाते हैं, नेवले और इस तरह की हराम चीज़ें भी खा पी जाते हैं। तो ये भी जब अमेरिका से आती है तो यहाँ पे आके सांसी बस्ती का रुख करती हुई दिखाई देती है और अपनी जो है वो कह लें कि यहाँ पे बड़ी राहत महसूस करती है।
हालांकि ये पली बड़ी यहाँ तक कि पैदा भी अमेरिका के अंदर होती है, लेकिन और इसके अलावा ए गज़ाल शब की जीना इस्लाम जो है वो रावी के पानियों के अंदर जो है वो अपनी असल को तलाश करती हुई नज़र आती है। जड़ों की तलाश और नए आदम की तलाश, ये दो फ़लसफ़े बुनियादी तौर पर तारड़ के बड़े मशहूर व मारूफ़ हैं। तो यहाँ सवान भी बिल्कुल अपने वो जद्द अमजद पीर मिठा पर जाता है और उसी की तरह शराब में धुत हो जाता है। तो ये नतालिया जब 2 बच्चों को जवान हो जाते हैं तो इसे यूट्रस का कैंसर हो जाता है। इसे नासिर बुखारी इसका खामद हॉस्पिटल में जो है वो दाखिल करा देता है अस्पताल में, और वहाँ कई दिन इसकी खबर लेने नहीं आता। तो ये दिल बर्दाश्ता होकर, और वैसे भी वो जो पुरानी मोहब्बत इसने रोग एक पाल रखा था वो भी ज़रा जागने लगता है। तो ये बग़ैर अमेरिका में किसी को बताए हुए जो है वो इस्लामाबाद आती, इस्लामाबाद से लाहौर आ जाती है, जहाँ पर मकबरा जहांगीर पर इसकी मुलाकात रूदीन से होती है। तो नावल निगार ने नावल का जो कह लें कि एक बड़ा हिस्सा है जो है ये रूदीन और इसके दरमियान ये ख़तो किताबत का तबादला होता रहता है। तो अगर देखा जाए तो ये नावल का थोड़ा सा कमज़ोर पहलू भी मुझे लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में कई सफ़ात पर यह खतूत का सिलसिला फैला हुआ है। तो यहाँ नतालिया इसे रूदीन को बताती है कि मैं जो है वो बड़े एक 25 साल पहले से ही आपके इश्क के अंदर जो है वो मुब्तला थी, और मैंने इस मोहब्बत के बीज को जो है वो बड़ा संभाल के रखा हुआ था। अब मुनासिब वक्त आया है कि इस बीज को इन सरज़मीनों के हवाले कर दिया जाए। तो रूदीन उम्र के उस हिस्से में पहुँच चुका होता है बकौल तारड़ के कि जिस वक्त वो एक ऐसा शेर है जो सिर्फ धाड़ सकता है, यानी कि बाकी हर तरह की सफ़ात से वो महरूम हो चुका होता है। तो वो इसे बताता है कि तुम अब इधर रह कर क्या करोगी। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहने आई हूँ, अब ये तुम्हारा फ़ैसला है कि तुम क्या करते हो। चंद दिन ये उसके साथ जो है वो रहना भी शुरू कर देती है कॉलोनी के अंदर। बाद में इसे भाई की याद जब आती तो वो कहती है कि मैं अपने भाई सवान, जो उन दिनों में पीर मिठा बन चुका होता है, मिलने जाती है। तो वो देखती है कि गद्दी पे जो है वो उसका भाई बैठा है, लेकिन उसे पहचान नहीं रहा, शराब के नशे में धुत होता है। तो ये बड़ी ज़बरदस्ती उसे हिलाती है और उसे कहती है कि सवान, हेलो कॉमरेड, मैं हूँ नतालिया। तो वो एक दफ़ा अपनी आंखों के पपोटे ऊपर उठाता है और कहता है कि अच्छा मिठाई लाई हो, क्योंकि वो हर आने वाले से मिठाई तलब करता है। जिस तरह उनकी नस्ल में एक पीर मिठा करता था, वही आदात, वही सारी खसलतें इसके भाई में भी आ जाती हैं। तो ये कहती मैं तुम्हारी बहन हूँ नतालिया। तो उसे कोई होश नहीं होती है, नशे में होता है, और कहता है कि अच्छा पीर मिठा के कदमों में आई हो और मिठाई लेकर नहीं आई, चली जाओ यहाँ से। तो ये वापस उल्टे पाँव जो है वो वापस आ जाती है। तो ये एक इसकी कहानी थी जिसके अंदर तारड़ ने जो है वो बुनियादी तौर पे जड़ों की तलाश और इसके अलावा हमारे मुआशरे की ज़ईफ़ुल एतकादी को भी मौजू बनाया है, और उसके साथ साथ ये हमारे जो है वो मुल्क के अंदर गिरदो जो है वो तूलो अर्ज़ के अंदर फैला हुआ ये एक गद्दी नशीनों का सिलसिला है। हर शहर के अंदर 3-3, 4-4 जो है वो दरगाहें बनी है, और वहाँ पे गद्दी नशीन, और कभी कभी तो एक का इंतकाल हो जाए तो गोलियां तक चल जाती हैं गद्दी के हसूल के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इस एक दफ़ा गद्दी पे हमारा हक आ गया तो हमारी कई नस्लें जो है वो बैठ के खाएंगी। तो इस हवाले से एक बड़ी इनके में जो है वो जंगें भी छिड़ी। तो इसको भी किसी जो है वो हद तक तारड़ ने मौजूए बहस बनाया हुआ है। ये था जी आज का हमारा नावल डाकिया और जुलाहा, जिसमें डाकिए और जुलाहे का फ़लसफ़ा इब्तदाई चंद सफ़ात पे फैला हुआ है। उसके बाद सारा का सारा ये नतालिया सैयदज़ादी और रूदीन, इसका भाई सवान, पीर मिठा और इसके बाबा जो आस्ताना रूमी पर उस वक्त गद्दी नशीन थे, तो ये इनके दरमियान जो है वो कहानी को जो है वो बुना गया है। और इसी पे जो है वो तारड़ ने एक तरह से ये तासुर देने की कोशिश की है कि मर्द जब अपनी आज कह लें कि एक पुख्ता उम्र को पहुंच जाता है तो वो बाज़ औक़ात इस तरह के जज्बात से हाथ खींच लेता है। लेकिन इन्होंने बताने की कोशिश की है कि जब औरत एक दफ़ा सोच लेती है तो वो पीछे मुड़कर कभी नहीं देखती है। तो आज के अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दिया करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।